कैसे हो दोस्तों। मैं सी राहुल गुप्ता आपका दोस्त आज आपके लिए जीएसटी के अंदर अगली क्लास आपके लिए प्रेजेंट करता हूं। अभी तक दोस्तों जिस बच्चे ने रिवीजन क्लास नहीं ली है वो प्लीज रिवीजन क्लास जरूर ले, क्योंकि उसके अंदर हमने दो नई चीजें पढ़ी, प्योर एजेंट एंड 09/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट की नोटिफिकेशन में एक एग्जम्पशन थी जो हमने रेगुलर क्लास में जानबूझ के कवर नहीं करी, वरना बच्चे रिवीजन क्लास नहीं लेते। हमने जानबूझ के उसको वहां पे कवर किया और उसको एक और भी रीजन था वहां कवर करने का, क्योंकि पहले ऑलरेडी बहुत ज्यादा आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता अगर मैं वहीं पे कवर करता, तो इसलिए मैंने रिवीजन क्लास में उसको सेपरेटली कवर किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम कोई रिवीजन नहीं कर रहे हैं, आज हम सीधा आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमने रिवीजन पे एक ऑलरेडी क्लास बना दी थी। अब दोस्तों सेक्शन 7 क्या कहता है? सेक्शन 7(1) ए सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर प्लस whether in the course of furtherance of business for a consideration. 7(1) AA RWA वाला हो गया। 7(1) आपका इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया। 7(1) आपका शेड्यूल 1 विदाउट कंसिडरेशन हो गया। अब इसके बाद जो अगला आता है वो आता है शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 के अंदर लेकिन सेक्शन 7(1) की सभी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तभी शेड्यूल 2 के अंदर जो चीजें लिखी हुई है वो सप्लाई मानी जाएगी। शेड्यूल 1 के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। शेड्यूल 1 कह रहा था भैया विदाउट कंसिडरेशन है तो भी ये सप्लाई मानी जाएगी, लेकिन शेड्यूल 2 के अंदर अगर सेक्शन 7(1) की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है तभी उसको सप्लाई माना जाएगा। तो दोस्तों आइए अब शेड्यूल 2 देखते हैं क्या लिखा हुआ है इन्होंने। वेयर सर्टेन एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस कंस्टिट्यूट ए सप्लाई इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 क्या कहता है? वही बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल प्लस कंसिडरेशन प्लस इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस दे शैल बी ट्रीटेड आइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एज रेफर टू इन शेड्यूल 2। अब शेड्यूल 2 में कौन कौन से पॉइंट्स लिखे हुए हैं दोस्तों, आइए अब उस पर चलते हैं। तो दोस्तों अपने को ये तो पता चल गया है, पहले सेक्शन 7(1) की कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी तभी शेड्यूल 2 की कंडीशन सेटिस्फाई होंगी और वो सप्लाई में काउंट होगा। अब शेड्यूल 2 के अंदर फर्स्ट पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। अगर आप गुड्स का टाइटल ट्रांसफर कर रहे हैं, ये हाई सी सेल कवर करता है। अब सर हाई सी सेल क्या है? देखो दोस्तों आपके कोर्स में हाई सी सेल नहीं है, बट फिर भी मैं आपको नॉलेज के लिए ये चीज बता रहा हूं। ये है शिप, ठीक है जी, शिप है और इसमें बहुत सारा माल आ रहा है। यूएसए से आपने माल मंगाया, इंडिया में माल आना है, इंडिया में माल आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। यहीं पे राम ने इस माल को बुक किया था और वो शाम को ये माल बेच देता है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, उसने क्या किया दोस्तों, जो ओनरशिप थी गुड्स की वो ट्रांसफर कर दी राम ने शाम को। दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। ये बेसिकली शेड्यूल 2 ये बता रहा है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स में काउंट करेगा या गुड सप्लाई ऑफ सर्विसेज में काउंट करेगा। मेजरली ये यही बता रहा है। शेड्यूल 2 के अंदर जो मेजरली आपको चीजें मिलेंगी वो यही मिलेंगी कि भैया क्या वो ट्रांसफर ऑफ गुड्स है या ट्रांसफर ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब मान लीजिए मेरे पास एक जेसीबी की मशीन है, ठीक है, मैंने जेसीबी की मशीन आपको दे दी कि भैया वो क्या कहते हैं खुदाई करा लो जी अपनी बिल्डिंग की। आपने कहा जी मुझे खुदाई करानी है, जेसीबी की मशीन चाहिए। मैंने कहा जी ठीक है, 5,000 रुपए दिन के लगेंगे, 2 घंटे के, जो भी रेट चलता है, मुझे नहीं पता क्या रेट चलता है। आपने कहा ठीक है जी 5,000 रुपए दे दूंगा। क्या मैंने आपको जेसीबी की ओनरशिप ट्रांसफर की? दोबारा रिपीट करता हूं, क्या मैंने आपको जेसीबी की ओनरशिप ट्रांसफर करी है? क्या जेसीबी के मालिक ही आप हो गए हो 2 घंटे के लिए? आंसर इज नो। आई हैव गिवन यू ए ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स। मैंने आपको राइट ट्रांसफर करा 2 घंटे के लिए, आप इससे कुछ मर्जी कराओ, यहां खुदाई करानी है यहां खुदाई कराओ, वहां खुदाई करानी है वहां खुदाई कराओ।
विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, मैंने आपको ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स नहीं किया है। Covers renting of goods. Undivided portion means exclusive possession is not mandatory. That is, one locker is provided in bank. Taxi shared taxi locker provide होता है आपको. They all are covered and it will be treated as supply of services. अब जेसीबी तो खरीद ली सर, जेसीबी बताओ रेंट पे ली या कैसे ली? मैं गया कैनरा बैंक, आज कैनरा बैंक की याद आई है, मैंने गया कैनरा बैंक, मैंने कहा जी मेरी जेसीबी को लोन पे दे दो, मुझे जेसीबी खरीदनी है, मुझे लोन दे दो। बैंक ने कहा ठीक है भैया लोन ले ले, इंटरेस्ट लेंगे हम 9% के हिसाब से। मैंने कहा जी ठीक है 9% के हिसाब से आपको मैं ब्याज दे दूंगा। अब जो आरसी बनती है उसमें नाम तो आएगा राहुल गुप्ता का और ये लिखा आएगा हाइपोथिकेटेड बाय कैनरा बैंक, मतलब कैनरा बैंक की बिना परमिशन के इसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकती। कैनरा बैंक से जब तक मैं इस लोन को क्लियर नहीं करूंगा तब तक मैं इसको किसी और को सेल नहीं कर सकता, एनओसी लगेगी ही लगेगी। ठीक है जी, तो ये जो कैनरा बैंक ने मुझे सर्विस दी लोन की, और जब मैं लोन पूरा चुका दूंगा और जब उस एसेट को अपने नाम पे शिफ्ट कराऊंगा, क्या तब एसेट मेरे नाम पे अभी ट्रांसफर होगा या एक फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर होगा जब मैं पूरा लोन चुका दूंगा? सर एसेट आज ही मेरे नाम होगा लेकिन उसकी ओनरशिप मेरे पास तब ट्रांसफर होगी जब मैं उसकी पूरी किस्तें चुका दूंगा। यही इन्होंने लिखा, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। टाइटल इन गुड्स का ट्रांसफर तो हम करेंगे अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स दैट प्रॉपर्टी इन गुड्स शैल पास एट ए फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन एज एग्रीड। भैया जब आप पूरे लोन की किस्तें अपनी चुका दोगे तब आपके नाम पे ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी एट ए फ्यूचर डेट। दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। आइडियली आपको लग रहा होगा मन में इट इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, बट नॉट, इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। हायर परचेज सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि मेरे नाम पे ओनरशिप तो अभी ट्रांसफर हो गई है ना, लेकिन मैं उसको ट्रांसफर करने की ओनरशिप नहीं है मेरे पास, अपने नाम पे ओनरशिप लेके चला सकता हूं। सर एक बात बताओ, कैनरा बैंक की ओनर क्यों नहीं बन जाता इस केस में? कैनरा बैंक ने पैसे दे रखे हैं सर, कैनरा बैंक ओनर बनने के लायक तो है। सर एक बात बताओ, आप गाड़ी चला रहे हो हैं, बंदा उड़ा दिया, अब किसको पकड़ा जाए? कैनरा बैंक को पकड़ा जाए कि आपको पकड़ा जाए? तो ओनरशिप फर्स्ट डे आपकी होगी, लेकिन ओनर प्रॉपर्टी इन गुड्स शैल पास एट अ फ्यूचर डेट, एक एग्रीमेंट हुआ है आप लोगों के बीच में कि भैया जब पेमेंट करेगा ओनरशिप तेरी होगी। ओनरशिप आज भी तेरी है, तब भी तेरी रह जाएगी, लेकिन तब तेरे पास सेलिंग के राइट आ जाएंगे और कंप्लीट ओनरशिप आ जाएगी। अभी पार्शियल ओनरशिप कह सकते हो आप इसको याद करने के लिए। ठीक है, आ जाते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट, पैरा 2। पैरा 2 क्या कहता है जी? लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर है पैरा 2। वो कहता है जी लीज, लीज मतलब रेंट पे आपने लैंड एंड बिल्डिंग दी है। टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, दीज ऑल आर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। आपने रेंट पे लैंड दी, रेंट पे लैंड एंड बिल्डिंग दी, रेंटिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। लैंड एंड बिल्डिंग का दोस्तों एक स्पेसिफिक क्लॉज बना हुआ है, प्लीज नोट करें, पैरा 2। रेंटिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी दोस्तों 5वें पॉइंट में भी आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, लीज, टेनेंसी, ईजमेंट। अब ये लीज टेनेंसी क्या होता है? लीज तो चलो रेंट हो गया, टेनेंसी क्या होता है? चलो जी आपको टेनेंसी बताते हैं आज क्या होता है। देखो दोस्तों, अगर आपको पता हो, जो मैंने मान लो ईयर 1990 से कोई जगह रेंट पे ली हुई थी, मैंने 1990 से एक जगह रेंट पे ली हुई थी, या ईयर 2000 कर दो चलो, ठीक है, 2000 सन से मैंने एक जगह रेंट पे ली हुई है, मेरा घर रेंट पे है। ठीक है जी, अब क्या होगा, जो मेरा ओनर था, सपोज रामू, रामू उस जगह का ओनर था, मैं उसको रेंट दे रहा हूँ ईयर 2000 से आज तक दे रहा हूँ, मैं अच्छा आदमी हूं ना, मैं हर दिन पहली तारीख को उसको रेंट दे देता हूँ। अब रामू कहता है जी मुझे इस जगह को बेचना है, तो मैंने कहा ऐसे कैसे बेच देगा, मैं 2000 सन से इस धरती पे रह रहा हूँ, इस
घर में रह रहा हूं, तू कैसे बेच देगा भैया? तो इस केस में मेरे पास क्या आ गए? टीनेंसी राइट्स। टीनेंसी राइट्स जब दोस्तों 2-3 साल से ऊपर अगर आप किसी जगह पे रहने लग जाओ ना, 3 साल से ऊपर, तो आपके पास टीनेंसी राइट्स आ जाते हैं और सामने वाले बंदे को ये टीनेंसी राइट्स क्लियर करके ही प्रॉपर्टी बेच सकता है वो। मतलब मैं कब्जा नहीं छोड़ूंगा, जिसको कहते हैं ना कब्जा, मैं कब्जा ही नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ रहा भैया घर, अपना रेंट पकड़ और चलता बन। कोई लड़ाई झगड़ा होएगा, कोर्ट में जाएंगे। टीनेंसी राइट्स, टीनेंसी राइट्स मेरे पास एक्वायर हो गए, ठीक है। अब टीनेंसी राइट्स मेरे पास अगर एक्वायर हो गए तो मैंने रामू को बोला भैया देख तुझे ये घर बेचना है, आज इसकी मार्केट में वैल्यू है 1 करोड़ मान लीजिए, तू एक काम कर मुझको दे दे 25 लाख या 50 लाख, जो भी रेट है, मुझे नहीं पता वो क्या रेट फिक्स होगा। मैंने कहा 50 लाख दे दे, उसने बोला ठीक है भैया 40 लाख में डन करो। अब इस 40 लाख रुपए पे क्या जीएसटी लगेगा? दिस इज नॉट रेंट। उल्टा प्रॉपर्टी का ओनर तो वो है, रेंट मुझे थोड़ी देगा वो। दिस इज टीनेंसी राइट। टीनेंसी राइट अगर आप दे रहे हो तो दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस और जीएसटी उसके ऊपर लग जाएगा। कंसिडरेशन इन्वॉल्व होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। लीज और लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग ए कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस और कॉमर्स होली और पार्टली। आपने कोई बिल्डिंग, कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, किसी भी तरीके की बिल्डिंग हो, उसको रेंट पे चढ़ाया है, दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कुछ समझ में आया? तो लीज किसी भी तरीके की हो, कोई प्लांट एंड मशीनरी को लीज दे रहे हो तो क्या वो यहां कवर होगा? दोबारा रिपीट करता हूं, क्या प्लांट एंड मशीनरी को लीज पे दे रहे हो, क्या वो यहां पे कवर होगा? आंसर इज नो, क्योंकि ये पॉइंट स्पेसिफिकली है लैंड एंड बिल्डिंग के लिए। ये सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग की ही रेंट की बात कर रहा है, लीज की बात कर रहा है, टीनेंसी की बात कर रहा है, ठीक है। आपने कोई लाइसेंस दिया, लाइसेंस के लिए पेमेंट करी टू ऑक्यूपाई लैंड, दैट विल आल्सो बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब मैं यहाँ पे आपको 5th पॉइंट पे लेके चलता हूं एक बार। सेकंड पॉइंट के साथ ही हम 5th पॉइंट कवर कर रहे हैं। 5th पॉइंट आता है जी रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर फिर रिमूवेबल प्रॉपर्टी आ गया बेटा, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, रेजिडुअली रेंटिंग, कोई मशीनरी हो, XYZ कुछ भी हो, ये उसकी बात कर रहा है। ओह अच्छा, तो यानी कि पैरा 2 किसकी बात कर रहा है? लैंड एंड बिल्डिंग के रेंट की बात कर रहा है। और पैरा 5 किसकी बात कर रहा है? इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, लेकिन वो मशीनरी की बात कर रहा है। रेजिडुअली रेंटिंग, उसके अलावा लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा जो भी रेंटिंग होगी वो पैरा 5 में आएगा, ठीक है जी। आइए अब हम पैरा 3 पे आते हैं। पैरा 3, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस, आपने कोई प्रोसेस किया या कोई ट्रीटमेंट किया विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन्स गुड्स, किसी और के गुड्स पे आप ट्रीटमेंट कर रहे हो जिसके लिए आप सर्विस चार्ज ले रहे हो, ठीक है। अभी जैसे कुछ दिन पहले मैं अपनी वाइफ के साथ कच्चे क्वार्टर गया, उसने बोला जी ये चुन्नी डाई कर दो जी। भाई मैडम है जो बोलेगी हमें तो चलना पड़ेगा, हम तो ड्राइवर आदमी है भाई, चल पड़े। हाँ जी चुन्नी डाई कर दो, मैडम बोल रही है जी। उसने हमारे कपड़े पे कलर लगा दिया, पता नहीं क्या किया, गरम गरम पानी में कुछ किया उसने, और व्हाइट कलर की चुन्नी को उसने कर दिया सपोज येलो कलर। उसने क्या किया है दोस्तों? एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन गुड्स, उसने मेरे सामान के ऊपर कलर चढ़ा दिया। दिस इज जॉब वर्क, दिस इज जॉब वर्क। ये सर्विस है या गुड्स है? सर्विस है दोस्तों, गुड्स तो हो ही नहीं सकते ना, गुड्स तो मैंने उसको दिए। ये जॉब वर्क में भी बड़ा बवाल है, हम करेंगे इसको धीरे धीरे करके अगली क्लासेस में। अभी के लिए इतना समझना है, अगर चुन्नी डाई किसी और ने करी तो वो सर्विस है, ऑब्वियस सी बात है वो सर्विस ही है। 4th पॉइंट दोस्तों हम कवर कर चुके हैं, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। कहां कवर किया था? पैरा 1 ऑफ शेड्यूल 1, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स।
उसी केस में अगर वाइफ ने घर पे एसी के लिए कह दिया भैया ऑफिस से एसी उतारो और घर लाओ, ये वही वाला पॉइंट है। ठीक है जी, आते हैं आप पैरा 5 के ऊपर। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये हमने कर ही लिया है अभी। ठीक है जी, अब आते हैं अगला पॉइंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर और ए पार्ट देयर ऑफ विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सर इसके साथ स्टार क्यों लगा रखा है? हाँ अभी बताते हैं, इसका नीचे हमने कुछ एक्सप्लेनेशन आपके लिए डाली है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर और ए पार्ट देयर ऑफ। दोस्तों एक बात बताइए, मैंने एक मॉल बनाया, बड़ा सा मॉल, ये माल नहीं है बच्चों, मॉल है। ये मैंने बहुत सारी दुकानें बना दी इसमें, ये अंदर जाने का रास्ता बना दिया। ओ बेटे एकदम मस्त मॉल बनाया रे, वाह। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर ये है बच्चों, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर नहीं बना रहे। 50 दुकानें बनाई मैंने। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर और ए पार्ट देयर ऑफ। मैंने एक मॉल बनाया, इसमें से दुकानें मैंने बेचनी शुरू करी। अब मुझे एक बात बताइए, मैं अगर दुकानें बेच रहा हूं तो जो पैसा मैं इन दुकान वालों से ले रहा हूं, क्या उस पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? हर बंदे से मैंने 20-20 लाख रुपए ले लिए, 50 दुकानें बननी है, क्या इस अमाउंट के ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? दोस्तों एक बात बताइए, जब आप कोई घर खरीदते हो या कोई दुकान खरीदते हो तो क्या उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी देते हो? हाँ सर, स्टैम्प ड्यूटी तो देते ही है सर, रजिस्ट्री करानी पड़ती है, तहसील में जाके फोटो भी खिंचती है सर, गंदी सी फोटो आती है उसके अंदर सर, है ना बच्चों? तो क्या इसके ऊपर जीएसटी भी लगना चाहिए? जीएसटी कब लगना चाहिए? जीएसटी सिर्फ एक केस में लगेगा, अगर आपने इस दुकान से पेमेंट ले ली। अभी क्या पेमेंट इंसेंटिव क्या कहते हैं, इंस्टॉलमेंट बेस चलती है आजकल। बिल्डर्स की पेमेंट जो होती है वो इंस्टॉलमेंट बेस होती है। वो कहते हैं जी जब हमने आपकी बुकिंग कर देते हैं जी, आप 5 लाख बुकिंग पे दे दो और एक काम करो 5-5 लाख रुपए 3 इंस्टॉलमेंट में दे दो, हो गए आपके 20 लाख रुपए। ये हर 6-6 महीने में दे देना, तब तक हम बना भी देंगे। 18 महीने में हम भी 2 साल में मोटा मोटी इसको कंप्लीट कर देंगे। आप 6-6 महीने में हमें 5-5 लाख की पेमेंट देते हो। अब दोस्तों एक बात सोचो, गवर्नमेंट कहती है भैया हम अपना रेवेन्यू क्यों छोड़े, हम तो जीएसटी लेंगे इसके ऊपर। अगर आपने कोई भी पैसा कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले ले लिया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, बिल्डिंग के कंप्लीट होने से पहले अगर बिल्डर ने कोई भी पैसा ले लिया तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। दोबारा पढ़ो, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर और ए पार्ट देयर ऑफ। अब आप एक बार इसको नीचे पढ़ते हैं, इन्होंने एक्सप्लेनेशन डाली हुई है, हमने एक्सप्लेनेशन डाली हुई है, अभी आपको दिखाते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर और ए पार्ट देयर ऑफ इंक्लूडिंग ए कॉम्प्लेक्स और ए बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू ए बायर। बिल्डर ने कुछ बनाया है इंटेंडेड फॉर सेल टू ए बायर, होली और पार्टली, पूरा या आधा, एक्सेप्ट, यहां तक तो सप्लाई काउंट हो जाएगी, अगर यहां तक तुम फॉल कर रहे हो तो सप्लाई हो गई, एक्सेप्ट वेयर द एंटायर कंसिडरेशन, वेयर द एंटायर कंसिडरेशन मतलब एक भी रुपया आपने पहले नहीं लिया, हैज बीन रिसीव्ड आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होने के बाद आपको पैसा मिला तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो यानी कि ये टैक्स प्लानिंग का टूल है। अगर बिल्डर के पास इतना पैसा है कि वो पूरा कॉम्प्लेक्स खुद पूरा बना सकता है और फिर उसको बेचे तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी बच जाएगा। ठीक है, वेयर रिक्वायर्ड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी और आफ्टर इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट अगर आपको मिल गया या कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया, विच एवर इज अर्लियर, कोई भी अगर मिल गया, अगर उस तक आपने कोई भी पैसा नहीं लिया, अब 50 में से हो सकता है 20 दुकानों की पेमेंट उसने पहले ले ली और 30 बिकी ना हो, और 30 बिकी हो कब, जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया हो, तो 30 के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, सिर्फ 20 के ऊपर जीएसटी लगेगा जिन दुकानों के लिए उसके पास पेमेंट पहले आ गई। ठीक है जी, अब इसको अपने को एक और चीज के साथ पढ़ना है
इसके साथ हमने एक्सप्लेनेशन एक और है इसके साथ, मैं दिखाता हूं आपको। कंपिटेंट अथॉरिटी कौन है जी, ये भी तो बताओ, कंपिटेंट अथॉरिटी कौन है, किससे लेटर चाहिए? मींस द गवर्नमेंट, ठीक है जी, और एनी अथॉरिटी ऑथराइज टू इशू कंप्लीशन सर्टिफिकेट, और कोई भी अथॉरिटी हो, जैसे हरियाणा के अंदर हुड्डा चलता है, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, और भी अलग अलग अथॉरिटीज हो सकती हैं, अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, एंड इन केस ऑफ नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ सच सर्टिफिकेट फ्रॉम सच अथॉरिटी, हो सकता है कुछ एक गली कुचे मोहल्ले में वो सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट ना हो, अगर नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ सच सर्टिफिकेट फ्रॉम सच अथॉरिटी है तो भैया इनसे ले लेना, फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग, नेमली कौन कौन हो सकते हैं? आर्किटेक्ट, भाई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बात कर रहे हो, सीए तो नहीं होगा ना, तो कौन कौन है? आर्किटेक्ट, चार्टर्ड इंजीनियर, लाइसेंस सर्वेयर, इन तीन बंदों में से किसी से भी सर्टिफिकेट ले लो, तीनों से नहीं चाहिए, किसी से भी ले लो, ठीक है, तो हम ये मान लेंगे कि आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद पैसा लिया है, ठीक है जी। आर्किटेक्ट, चार्टर्ड इंजीनियर या लाइसेंस सर्वेयर। अच्छा, आर्किटेक्ट कहाँ होना चाहिए? काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में रजिस्टर्ड होना चाहिए, चार्टर्ड इंजीनियर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स में रजिस्टर्ड होना चाहिए, लाइसेंस सर्वेयर द रिस्पेक्टिव लोकल बॉडी ऑफ द सिटी और टाउन और विलेज और डेवलपमेंट और प्लानिंग अथॉरिटी, इन सब जगह पे वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं हो किसी से भी करवा दिया साइन, रामू मेरा आर्किटेक्ट है उसने साइन कर दिया, नहीं, रामू शुड बी रजिस्टर्ड इन काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। ओह अच्छा, सर एक बात बताइए, मैंने तो लैंड खरीदी और लैंड ही बेच दी, आइए शेड्यूल 3, हमने क्या बोला था? माइनस शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 में जो भी लिखा हुआ है उसके ऊपर जीएसटी ही एप्लीकेबल नहीं है। आइए जी, अब शेड्यूल 3 का पॉइंट नंबर 5, आजा आजा पाजा पाजा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। हाँ जी, शेड्यूल 3 का पैरा 5, शेड्यूल 3 के अंदर दोस्तों जो भी लिखा हुआ है उसके ऊपर जीएसटी ही एप्लीकेबल नहीं है। सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5B ऑफ शेड्यूल 2, भाई पैराग्राफ 5B को ध्यान में रख के सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5B ऑफ शेड्यूल 2, सेल ऑफ बिल्डिंग, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अब सेल ऑफ बिल्डिंग क्या है? इन ए केस वेयर द एंटायर कंसीडरेशन फॉर सेल ऑफ बिल्डिंग इज रिसीव्ड आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और आफ्टर इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर। ये हमने पैराग्राफ 5B को यहाँ पे लिख भी दिया है, तो समझ पा रहे हो दोस्तों? इन दोनों को इंटरलिंक करके पढ़ने का क्या कंक्लूजन निकला? अब आइए एक चार्ट की मदद से इसको देखते हैं। देखो, अगर लैंड आप बेच रहे हो, लैंड खरीदी लैंड ही बेची, कोई जीएसटी नहीं है। पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल 3, 5 ही था ना? हाँ 5 ही था। सेल ऑफ लैंड अगर कर रहे हो तो उस पर कोई जीएसटी नहीं है। सेल ऑफ बिल्डिंग कर रहे हो, सेल ऑफ बिल्डिंग कर रहे हो, फुल कंसिडरेशन रिसीव्ड आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर, नो सप्लाई, शेड्यूल 3 पैरा 5। लेकिन अगर पैसा पहले ले लिया, कोई भी पार्शियल कंसिडरेशन भी अगर ले लिया, दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, शेड्यूल 2 पैरा 5B। ओह अच्छा, अब समझ में आया सर। सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू सेल ऑफ बिल्डिंग एज पर पैराग्राफ 5B ऑफ क्लॉज 2, शेड्यूल 3 ये बोलता है। आइए अब दोबारा चलते हैं अपने पैरा शेड्यूल 2 पे, जहां पे हम थे ऑलरेडी। हाँ जी, ये क्लैरिफिकेशंस मैंने आपके लिए डाली हुई हैं, आप पढ़ लेना इसको, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स वेरी इजी। आपको फिर भी कोई क्वेरी हो आप हमें कॉल कर सकते हो। अच्छा, अभी हम थे, हाँ यहाँ थे हम, ठीक है, आ जाइए जी। बुकिंग वुकिंग सब कैंसिल हो गई दुकानों की, सब दुकानें बेच दी हमने। अब आ जाइए आगे, टेम्पररी ट्रांसफर, अब हम क्लॉज 5 में ही हैं। टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कोई ट्रेडमार्क या कॉपीराइट का आपको यूज मिलता है। जैसे कि दोस्तों एक बात बताता हूं आपको, जीरोक्स का किसी ने पेटेंट कराया था पहले। जीरोक्स क्या होता है? फोटोकॉपी, फोटोकॉपी मशीन को किसी ने पेटेंट कराया था। अब अगर आपको जीरोक्स मशीन बनानी है, फोटोकॉपी मशीन बनानी है, तो
इसको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, मान लीजिए जीरोक्स की मशीन कंपनी को मान लीजिए 50,000 रुपए, तो दैट इज टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आपने किसी को कुछ अलाउ किया कि भैया बनाया मैंने था, यूज तू भी कर ले, लेकिन मुझे पैसे दे दियो भैया। दैट इज पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर डी, डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, customization, adaptation, upgradation, enhancement, implementation of IT software. Example, development of software. Development of software will be treated as supply of services. आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, डेवलपमेंट डिजाइन किया, प्रोग्राम किया, कस्टमाइज किया, अडेप्ट किया, अपग्रेड किया, एनहांस किया और इंप्लीमेंट कराया, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, आईटी सॉफ्टवेयर। ये एक अच्छा पॉइंट आता है। agreeing to obligation to refrain, agreeing to obligation to refrain, मैं ये काम नहीं करूंगा। मान लीजिए किसी ने मुझे दिए 50 करोड़ रुपए, राहुल जी आप आईटीआर भरते हो, आज के बाद आप आईटीआर ही नहीं भरोगे, वो सारी आईटीआर आपकी मैं भरूंगा और वो फीस भी मैं लूंगा। मैंने ठीक है भाई 50 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, मौज हो गई। उसने मेरे को 50 करोड़ रुपए दिए, बोला आईटीआर आप नहीं भरोगे, आईटीआर सारी मैं भरूंगा। मान लीजिए मेरे रेस्टोरेंट थे, मेरे रेस्टोरेंट्स किसी ने उठा लिए, पिकअप कर लिए, मेरे सारे रेस्टोरेंट्स को खरीद लिया मुझसे और मुझे उसके बदले में मान लीजिए 50 करोड़ रुपए दिए और बोला जी अब आप रेस्टोरेंट लाइन में दोबारा नहीं आओगे क्योंकि आपके रेस्टोरेंट लाइन में ऑलरेडी टाई अप्स हैं, तो आप मेरे कस्टमर्स को ग्रैब कर लोगे, इसलिए आप अब रेस्टोरेंट की लाइन में नहीं आओगे। एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, रिफ्रेन कर दिया उसने मुझे कि भैया आप ये काम नहीं करोगे, तो इसके बदले में जो उसने मुझे 50 करोड़ रुपए दिए हैं, दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस एज पर पैरा 5 ऑफ शेड्यूल 2। और टू टोलरेट एन एक्ट और सिचुएशन, कोई सिचुएशन टोलरेट करनी है, अरे टोलरेट कैसे करनी है मैं आपको बताता हूं। मैंने एक स्कूल बनाया, वाओ स्कूल बनाया सर, कभी तो मॉल बना रहे हो, कभी स्कूल बना रहे हो, आज तक बनाए जा रहे हो बिल्डिंग पे बिल्डिंग। हाँ बच्चों हाँ, मैंने एक स्कूल बनाया, बढ़िया सा स्कूल बनाया, सुंदर सा स्कूल, स्कूल का नाम भी रख दिया सुंदर स्कूल, ठीक है जी। अब पास में रहते थे लोग, पास में रहता था ए बी सी, सुबह सुबह बैंड बजता था हमारे स्कूल में, धूम धड़ाका धूम धड़ाका धूम धूम धड़ाका। सुबह सुबह स्कूल में बजा दिया हमने बैंड, ए बी और सी तीनों आ गए लड़ाई करने के लिए, भैया इतना शोर मचा रखा है, हम अपने घर में परेशान हो रहे हैं। इनकी बनी आरडब्ल्यूए बना के ये मेरे पास आए लड़ने के लिए। मैंने कहा भैया देखो अब तो मैं स्कूल बना चुका हूँ, अब तो मेरा बहुत मोटा नुकसान हो जाएगा, आप एक काम करो मुझसे 50,000 रुपए महीने का लेते रहो और मेरे बैंड बजने से मत रोको, भैया स्कूल बर्बाद हो जाएगा, मेरा बैंड बजना रोक दिया तो आपने। तो अब हुआ क्या, और टू टोलरेट एन एक्ट और सिचुएशन, उसने मुझे टोलरेट किया, उसने मेरे बैंड को टोलरेट किया, ठीक है। और टू डू एन एक्ट दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। समझ में आ गया बच्चों? टोल रेट, बैंड को याद रखना, टोल रेट, ठीक है जी। पैरा 5 ऑफ शेड्यूल 2, ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स, एफ पॉइंट है, ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए, वेदर और नॉट फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड, कोई स्पेसिफाइड पीरियड हो या ना हो, फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, ये रेजिडुअल क्लॉज है। कोई भी आपने ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज दिया है किसी भी गुड्स का फॉर एनी पर्पस, ठीक है, किसी भी पर्पस के लिए आपने गुड्स को यूज करने के लिए दिया, अगर ऊपर के क्लॉजेस में कहीं बच भी गए हो तो इस क्लॉज में कवर हो जाओगे, ठीक है जी। चलिए जी, रेजिडोरी क्लॉज था सर ये तो, हाँ जी। अब हम एक बार गो थ्रू करते हैं। टीनेंसी राइट्स आप कर लीजिएगा, टीनेंसी राइट्स इज वेरी इजी। ये मैंने आपको एक एग्जांपल्स दे रखे हैं। लिक्विडेटेड डैमेजेस, कंपनसेशन एंड पेनल्टी अराइजिंग फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट,
ठीक है, ये सब आप कर सकते हो इजीली। ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, नॉन कम्पीट एग्रीमेंट्स, मैं रेस्टोरेंट दोबारा नहीं खोलूंगा तो उस पर जीएसटी लग जाएगा। एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू टोल रेट, आरडब्ल्यूए ने टोल रेट किया मुझे, ठीक है। एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट, ये भी देख लीजिए एक बार क्या लिखा हुआ है। Where an industrial unit agrees to install equipment for zero emission, जीरो एमिशन के लिए एक कोई इक्विपमेंट लगाया इंडस्ट्रियल यूनिट में, behest of the RWA की वजह से of a neighboring residential complex against a consideration paid by such RWA, कोई इंडस्ट्रियल यूनिट थी वो बहुत पोल्यूशन करती थी और रेजिडेंशियल वाले बेचारे दुखी होते थे, तो उन्होंने कहा भैया डू एन एक्ट कर भाई, इस बार डू एन एक्ट करते हैं, हम तेरे को मना नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं भैया ये ले, ये एक मशीन लगवा ले, पैसे हम दे रहे हैं, तेरे को पैसे देने की जरूरत नहीं है, इससे क्या होगा हम रह तो पाएंगे यहाँ पे, हमारी करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट तो नहीं जीरो होगी, तेरे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से हम परेशान हो रहे हैं। तो उसने किया क्या, तो इसने किया क्या कि जीरो एमिशन के लिए कुछ इन्होंने खर्चा किया आरडब्ल्यूए ने, तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। Even though the emission discharge from the industrial unit was within permissible limit, वो within permissible limits में ही pollution कर रहा था, लेकिन आरडब्ल्यूए बोली भैया हमें तो इससे भी कम करवाना है, तो एक इक्विपमेंट हम तेरे यहाँ पे इंस्टॉल कराएंगे, ठीक है। एंड देयर वाज नो लीगल ऑब्लिगेशन ऑन द इंडिविजुअल यूनिट टू डू सो, अगर वो ज्यादा करेगा पोल्यूशन तो इंडिविजुअल यूनिट को ही करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल यूनिट को ही करना पड़ेगा, लेकिन इतना वो पोल्यूशन नहीं कर रहा था। आरडब्ल्यूए ने बोला नहीं हमें तो इससे भी कम कराना है, तो हम अपनी कॉस्ट पे इक्विपमेंट लगा रहे हैं। यहां से काट लियो। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। लिक्विडिटी डैमेजेस, अब ये लिक्विडिटी डैमेजेस क्या है, ये आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने भी कवर किया है। एक बंदे ने मुझे बोला कि राहुल जी मेरी पार्टी है और 50 बंदों का खाना बना दो, और ये लो पकड़ो एडवांस 5,000 रुपए। मैंने 50 बंदों का खाना बना दिया, पार्टी वाले दिन बोलता भैया पार्टी कैंसिल है। मैंने अच्छा पैसे दो, मेरे 10,000 रुपए का खर्चा हुआ है, मेरा 50% तुमने एडवांस दिया था, 50% और दो। इसने मुझे 10,000 रुपए पूरे दे दिए, तो क्या इस पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? लिक्विडिटी डैमेजेस विल नॉट बी टैक्सेबल। कंपनसेशन फॉर लॉस सफर्ड बाय ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू ब्रीच नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द अदर पार्टी स्पेसिफाइड इन रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट। लिक्विडिटी डैमेजेस आर ए मेजर ऑफ लॉस, भैया ओनली लॉस का पैसा मिलेगा, 10,000 रुपए पूरे नहीं मिलेंगे भाई, तेरा जितना लॉस हुआ है वो ले ले, प्रॉफिट पे प्रॉफिट नहीं देंगे हम। एंड डैमेज दैट द पार्टीज एग्री वुड अराइज ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लिक्विडिटी डैमेजेस और पेनल्टीज आर नॉट द डिजायर्ड आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, किसी ने सोचा नहीं था कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। बाय एक्सेप्टिंग द लिक्विडिटी डैमेजेस द पार्टी एग्रीव्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी सेड टू हैव परमिटेड और टॉलरेटेड द डेविएशन, उसने टॉलरेट नहीं किया, वरना ये समझ में आता है टोल रेट वाले में भी तो डाल सकते थे इसको, और नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द प्रॉमिस बाय द अदर पार्टी। इन सच केसेस लिक्विडिटी डैमेजेस आर मेयरली ए फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम द पार्टी हु कॉजेस ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द पार्टी हु सफर्स लॉस और डैमेज ड्यू टू सच ब्रीच। सच पेमेंट्स डू नॉट कंस्टिट्यूट कंसिडरेशन फॉर ए सप्लाई एंड आर नॉट टैक्सेबल। सर एक बात बताइए, अब मेरी एक पार्टी ने मुझे 5 लाख रुपए का चेक दिया और चेक हो गया बाउंस, और मुझे लगे डिसऑनर चार्जेस 590 रुपए। मैंने कहा भैया अब मैं लूंगा 5,590 रुपए। वो बोला भैया वो तो ठीक है 5,590 रुपए तो दे दूंगा, ये 590 पे जीएसटी लगना है कि नहीं लगना? आइए देखते हैं, चेक डिसऑनर या फाइन या पेनल्टी लग रही है तो कोई भी टैक्स उसके ऊपर नहीं लगेगा, ठीक है जी। अब क्योंकि इसका हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था ना कि भैया अगर तू लेट पेमेंट देगा तो हम इंटरेस्ट लगाएंगे, ये इंटरेस्ट है नहीं, ये तो जस्ट डिसऑनर के चार्जेस हैं। अगला पॉइंट, सर मैं गाड़ी चला रहा था तो हुआ क्या? अरे गाड़ी चल जा भैया, गाड़ी चला रहा था, आगे कैमरे लगे हुए थे पुलिस के, उन्होंने देखा 60 की लिमिट है, मैं चला रहा था 80 पे, उन्होंने मेरा चालान काट दिया। जीएसटी डिपार्टमेंट खड़ा हो गया, ओ बेटा कंसिडरेशन मिला है, जीएसटी दो इस चालान पे। दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट हैरान कि साला चालान पे भी जीएसटी लेना पड़ेगा क्या? ओ माय गॉड। तो इस चीज को क्लैरिफिकेशन किया गया, पेनल्टी इम्पोज्ड फॉर वायलेशन ऑफ लॉज विल नॉट बी टैक्सेबल।
such as traffic violations or any other violation of pollution norms or any other laws are also not consideration for any supply received and are not taxable. इसको क्या बोलते हैं ये? There is no agreement between the government and the violator. उन दोनों के बीच कोई एग्रीमेंट थोड़ी था, ठीक है? स्पेसिफाइंग दैट वायलेशन वुड बी अलाउड और परमिटेड अगेंस्ट पेमेंट ऑफ फाइन. फाइन दो और वायलेशन करे जाओ, ऐसा तो कोई भी नहीं है ना. आप वायलेशन करो और आपको कितनी मर्जी स्पीड पे चलाने की परमिशन है, ऐसा नहीं है, ठीक है जी. There cannot be such an agreement as violation of law is never a lawful object or consideration. ठीक है. अब मैं एक जगह पे करता था जॉब, मेरी सैलरी थी, नहीं थोड़ी बढ़ाओ, 5 लाख रुपए महीना करो, बहुत कम है 50,000 रुपए. हाँ, खर्चा नहीं निकलता सर आजकल. 5 लाख रुपए महीने की मेरी सैलरी थी. उसने बोला भैया 6 महीने जॉब करियो, नहीं तो लास्ट मंथ की सैलरी नहीं दूंगा. लास्ट मंथ की सैलरी गई, अगर 6 महीने तक जॉब नहीं करी तो. मैं 5 महीने के बाद मैंने कहा भैया अब मैं नहीं करना चाहता आपके पास जॉब. 4 महीने जॉब करी, मैंने कहा मैं नहीं कर रहा जी जॉब. उसने बोला लास्ट मंथ की सैलरी काट दूंगा. क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा? सर एम्प्लॉय तो जीएसटी वैसे ही नहीं था. शेड्यूल 3 क्लॉज 1. हाँ बच्चों, बिल्कुल ठीक बात है, बहुत तेज हो रहे हो बच्चों आज, वेरी गुड. सर फिर ये इसके ऊपर जीएसटी की बात ही क्यों उठ रही है जब सैलरी के ऊपर जीएसटी है ही नहीं? बच्चों क्या है, एक एम्प्लॉयर के नजरिए से सोचो. एक एम्प्लॉयर जो यहाँ पे खड़ा है वो ये कहता है कि भैया मैंने तो अपना खर्चा बुक करना था 6 महीने की सैलरी का, 6ठे महीने की सैलरी का भी मैंने अपनी किताब के अंदर खर्चा बुक करना था, लेकिन वो मेरा खर्चा बच गया. क्या ये मेरी इनकम है? देखो इनडायरेक्टली कहोगे इनकम तो है, इनकम है तो क्या सप्लाई है? अब पढ़िए इसको क्या लिखा हुआ है, इन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दी. नॉन टैक्सेबल. The said amounts are recovered by the employer. Said amounts are recovered by the employer not as a consideration for tolerating the act of such premature quitting of employment. ये कोई टॉलरेट करने का एक्ट नहीं है, but as penalties for dissuading the non-serious employees. Non-serious employees को डीमोटिवेट करने का तरीका है फ्रॉम टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट एंड टू डिस्करेज एंड डिटर सच ए सिचुएशन. तो ये बेचारा 6 महीने की सैलरी का खर्चा बुक कर रहा था, वो 5 महीने का ही सैलरी का खर्चा बुक करेगा. 6ठे महीने का ना इनकम बनेगा ना खर्चा बनेगा, जीएसटी नहीं लगेगा. परफेक्ट. लेट पेमेंट सरचार्ज और फीस, सर इस पे तो जीएसटी लगता है, हमने पढ़ा था वो इंटरेस्ट का 15(2)(d) के अंदर. राइट बच्चों, सेक्शन 15(2)(d) के अंदर हमने पढ़ा था ना. फॉर्म्स पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई. अगर आप किसी से लेट पेमेंट के लिए इंटरेस्ट वगैरह ले रहे हो तो should be assessed at the same rate as principal supply. सब वही लिखा हुआ है, ठीक है. फिक्स चार्जेस फॉर पावर. आपने बिजली के फिक्स चार्जेस लिए दोस्तों, जीएसटी नहीं है बिजली के ऊपर, इसके ऊपर एक एग्जम्पशन है, ठीक है. तो फॉर्म्स पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वैल्यू ऑफ सप्लाई में आएगी, लेकिन दिस इज एग्जम्प्ट. व्हाई दिस इज एग्जम्प्ट? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बिजली है ही नहीं. इट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी. कहां पे लिखा है सर ये तो बताओ? आओ जरा अब आपको दिखाते हैं वो लिखा कहां पे है. डिस्कॉम्स पॉइंट नंबर 25 है, पेज नंबर 62 है. ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी. However, in this regard, CBSE has clarified that the other services provided by DISCOMs to consumer against charges are liable to GST. ओ सर अदर चार्जेस में जीएसटी है. बिजली से रिलेटेड जो भी खर्चा है, जो बिजली सप्लाई का जो आपका बिल आता है उस पर जीएसटी एप्लीकेबल है, लेकिन किन किन चीजों के ऊपर उसके ऊपर जीएसटी नहीं है एप्लीकेबल. सॉरी, बिजली के ऊपर, बिजली करंट मारती है इसलिए बिजली के ऊपर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है. लेकिन अगर उन्होंने कुछ अदर चार्जेस लिए उस पर जीएसटी एप्लीकेबल है. वो क्या क्या है? एप्लीकेशन फीस जो वो लेते हैं, कहीं पे मीटर इक्विपमेंट रेंट पे लगाया है तो उसके जो रेंटल चार्जेस है उस पे जीएसटी है. टेस्टिंग फीस फॉर मीटर्स अगर है तो उस पे जीएसटी है.
लेबर चार्जेस फ्रॉम कस्टमर्स फॉर शिफ्टिंग ऑफ मीटर्स और शिफ्टिंग ऑफ सर्विस लाइंस, उसके ऊपर जीएसटी है। चार्जेस फॉर डुप्लीकेट बिल, अगर आप लेते हो तो उस पर जीएसटी है। तो जो मिनिमम चार्जेस हैं, एक तो जो मिनिमम चार्जेस आपसे लिए जाते हैं पर किलोवाट, रेजिडेंशियल में नहीं है, वो कमर्शियल में है, प्लस जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, बाकी सबके ऊपर जीएसटी है। ओह अच्छा बच्चों, ये मेरे को एग्जाम्पशन इसलिए करानी पड़ी क्योंकि यहाँ पे मैं डिस्कॉम्स के बारे में कुछ वहां पे पॉइंट था, इसलिए मुझे ये यहाँ पे कवर करना पड़ा। ठीक है जी, आइए अब हम वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। फिक्स चार्जेस फॉर पावर अगर है तो दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ सप्लाई तो बनेगा, लेकिन दिस इज एग्जेम्प्ट एज इलेक्ट्रिसिटी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। कैंसिलेशन चार्जेस, अगर कस्टमर से कुछ कैंसिलेशन चार्जेस लगे मिले तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। ठीक है, चलिए जी, अब हम आते हैं अपने शेड्यूल 2 के पॉइंट नंबर 6 पे, जो हमारा लास्ट पॉइंट भी है। यस, कंपोजिट सप्लाईज। ये वाली कंपोजिट सप्लाईज को हम सर्विस मानेंगे। कंपोजिट का मतलब है इसमें दो सर्विस इंक्लूडेड है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 में डिफाइंड है, वो मैंने यहाँ पे आपके लिए डाल दी है। मीन्स ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। समझिए, आपने बिल्डिंग बनाने के लिए किसी को बोला, उसने कहा जी ठीक है बिल्डिंग बना दूंगा मैंने कहा जी बता कितने पैसे, कहता जी आप एक काम करो टोटल 50 लाख दे दो, मटेरियल भी मेरा, लेबर भी मेरी, सब कुछ मैं लगाऊंगा, आपको मेरे को कुछ नहीं देना, आपको सिर्फ मेरे को 50 लाख रुपए देना है। मैंने कहा वाह ये तो बढ़िया है, वरना बार बार मजदूर दिमाग खा जाते, आज बाबूजी ये खत्म हो गया, आज बाबूजी ये खत्म हो गया, तो 50 लाख रुपए पकड़। क्या इसमें गुड्स है? आंसर इज यस। क्या इसमें सर्विस है? आंसर इज यस। तो फिर अब इसको गुड्स मानूं कि सर्विस मानूं? तो उसको क्लियर किया गया है, सप्लाई ऑफ सर्विस। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मींस ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, फिटिंग आउट, improvement, modification, repair, maintenance, renovation, alteration, commissioning of any immovable property, immovable property की बात कर रहे हैं, wherein transfer of property in goods, whether as goods or in some other form is involved in the execution of such contract, मतलब उसमें goods भी involved है, that will be treated as supply of services। वाह सर वाह, अब समझ में आया ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता क्या। दोस्तों पहले वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे बहुत लड़ाई होती थी, इसीलिए इसको शेड्यूल 2 में डाला है। ठीक है, क्यों होती थी पता है? वैट वाले अलग खड़े हो जाते थे, सर्विस टैक्स वाले अलग खड़े हो जाते थे, और इसमें काफी हद तक पॉइंट्स आपको वही मिलेंगे जहां पे पहले लड़ाई बहुत होती थी कि ये गुड्स है या सर्विस है। ठीक है जी, अगला पॉइंट। मैं गया एक रेस्टोरेंट में खाना खाने, रेस्टोरेंट में खाना खाने का, उसका मैनेजर आया मेरे पास, मैंने कहा जी बिल दे दो मेरा, मैंने खाना खा लिया, खाना खाया, दैट इज गुड्स, लेकिन मुझे टेबल पे बिठा के खिलाया, दैट इज सर्विस। क्या दोनों चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं? भाई खाना खाया, दाल बनाई उसने, लड़के ने दाल बनाया, दाल खरीदी, दैट इज गुड्स, दाल बनाई, दैट इज सर्विस, मुझे बिठा के खिलाई, दैट इज सर्विस। अब इसमें भी गुड्स और सर्विस दोनों इन्वॉल्व हो गए। अब पढ़िए इसको क्या है, सप्लाई बाय वे ऑफ और एज पार्ट ऑफ एनी सर्विस or in any other manner whatsoever of goods being food or any other article for human consumption, फूड दे रहा है या एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और एनी ड्रिंक अदर देन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। क्यों लिखा है जल्दी से बताओ, अदर देन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन क्यों लिखा है? क्योंकि उस पर तो जीएसटी है ही नहीं। इंट्रोडक्शन की क्लास में कवर किया था ना हमने, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी है ही नहीं। तो ये रेस्टोरेंट सर्विस को कवर कर रहा है, एंड इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। इसको गुड्स हम नहीं मानेंगे, सर्विस माना जाएगा। ठीक है जी, तो एक बार हम सारे पॉइंट्स को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। शेड्यूल 2 को सप्लाई माना जाएगा प्रोवाइडेड आप सेक्शन 7(1) की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो।
IC सेल को गुड्स माना जाएगा। राइट, अगर आप किसी को गुड्स को यूज करने का राइट दे रहे हो, सर्विस माना जाएगा। हायर परचेज है तो गुड्स माना जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग किसी को रेंट पे दे रहे हो या टेनेंसी राइट्स के इमेज में किसी को पैसा दे रहे हो, दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। जॉब वर्क कर रहे हो, सर्विस, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट हमने शेड्यूल 1 पैरा 1 में कर लिया था, ठीक है जी। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 है रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी को यहाँ कवर करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर अगर है, अगर आप लैंड किसी को सेल कर रहे हो तो कोई जीएसटी नहीं है बाय वर्च्यू ऑफ शेड्यूल 3 पैरा 5, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी को बिल्डिंग सेल कर रहे हो और कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले उससे पैसा ले लिया तो जीएसटी लग जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद आप किसी को ट्रेडमार्क यूज करने का राइट दे रहे हो, डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर कर रहे हो किसी के लिए, दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। किसी का एग्री कर रहे हो कुछ काम करने के लिए, या किसी को टॉलरेट कर रहे हो आईडब्ल्यूए की तरह, तो उस पर भी जीएसटी लग जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। रेजिडुअरी कुछ बचेगा तो यहाँ पे कवर हो जाएगा। वर्क कॉन्ट्रैक्ट और रेजिडेंट सर्विस दे विल आल्सो बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं शेड्यूल 2 ऑफ जीएसटी आपको क्लियर हो गया होगा। आप ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। जय हिंद। Learn something from everyone you meet in your life, whether they are your juniors or seniors, because nobody knows everything, but everybody knows something. And education and hospitalization should never be commercialized. Jai Hind.